वाकया यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले ही एक स्कूल में एक छोटे से बच्चे की डेंगू बुखार से डेथ हुई है, जिसके बाद उस फैमिली में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है। सो वीडियो को ध्यान से गौर से सुने, हो सकता है हमारे एक छोटा सा स्टेप लेने से किसी की जान बच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आयशा गियास और आज हम बात करेंगे डेंगू फ़ीवर के हवाले से, क्योंकि ये हमारे नोटिस में आया है कि आजकल डेंगू फ़ीवर बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है। ये वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है और अगर हम गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द अक्सर अफराद को डेंगू फ़ीवर हो चुका है। अब ये डेंगू फ़ीवर होता क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, किस तरह के मॉस्किटोज़ हैं जो इसको फैलाते हैं, हम किस तरीके से इससे बच सकते हैं, या ऐसे कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जो हम घर में रहते रहते ले सकते हैं ताकि हमें डेंगू फ़ीवर बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें आपके लिए हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर डेंगू बुखार है क्या। तो डेंगू बेसिकली एक वायरस का नाम है और इसकी 4 मुख्तलिफ इक़साम हैं, नंबर 1 से लेकर नंबर 4 तक। अब ये जो वायरस है ये मॉस्किटो यानी मच्छर के अंदर रहता है और मच्छर की ख़ास किस्म है जिसको हम एडीज़ एजिप्टाई कहते हैं। उसकी फ़ीमेल मॉस्किटो इस वायरस को अपने अंदर लिए हुए है, यानी वो इस वायरस से इन्फेक्टेड खून को पीती है। तो जब मच्छर इससे इन्फेक्टेड होगा, जो कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि सारे मच्छर इससे इन्फेक्टेड नहीं होते, क्योंकि मच्छर की भी एक ख़ास किस्म है जो इस तरह के खून के ऊपर पलती है। तो जिस मच्छर के अंदर डेंगू वायरस के जर्म्स होंगे वो जब किसी नॉर्मल हेल्दी इंसान को काटेगा तो उसको डेंगू फ़ीवर होने का या डेंगू बुखार होने का ख़दशा होगा। और जब उसके अंदर ये वायरस फैल जाएगा एक इंसान के अंदर, उसे डेंगू बुखार हो गया, तो उसको जो भी मच्छर काटेंगे एडीज़ एजिप्टाई, तो उनके अंदर ये इन्फेक्टेड ब्लड चला जाएगा। वो इस ब्लड को लेकर जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जिन जिन लोगों को भी काटेंगे, तो उन लोगों को डेंगू बुखार होने का ख़तरा है। डेंगू वायरस से मुतासिरा मच्छर जब किसी इंसान को काटे तो तकरीबन 4 में से 1 फ़र्द को ख़तरा है कि उसको डेंगू बुखार हो जाएगा। अब डेंगू बुखार जो है वो तकरीबन तमाम उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन सबसे उम्र में छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स टॉडलर्स हैं वो ज़्यादा रिस्क पे हैं। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत आम लोगों से कुछ कम है, जैसे कि वो शुगर या इस किस्म की दूसरी बीमारियां जैसे किसी किस्म के कैंसर्स या पुरानी जिगर और गुर्दे की बीमारियां या फिर हामला ख़वातीन, इनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत चूँकि कम है तो ये अफराद जो हैं ज़्यादा रिस्क पर हैं डेंगू बुखार कैच करने के। तो डेंगू बुखार जब किसी इंसान को हो जाए तो उसकी अलामात शुरू में तो सिंपल बुखार जैसी होती हैं, जैसे कि आम तौर पे बुखार हो जाए तो आपको थोड़ा बहुत जिस्म दर्द या आँखों के पीछे दर्द, हड्डियों में दर्द, लेकिन डेंगू बुखार की दर्दें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। और आम तौर पर ये देखने में आया है कि आँखों के पीछे की दर्द और बोन्स में जो दर्द है, हड्डियों में जो दर्द है, वो इसकी स्पेसिफ़िक है। तो पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत दिल ख़राब होना, मतली की कैफियत या वॉमिटिंग होना भी डेंगू बुखार में शामिल है। और नॉट टू फॉरगेट, स्किन के ऊपर एक ख़ास किस्म का रैश भी आ सकता है। बल्कि इस सिलसिले में बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि एट टाइम्स डेंगू बुखार जिस तरह के अब वबा की शक्ल अख्तियार कर गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है एंड वी ऑलवेज़ हैव टू कीप आवर आइज़ ओपन इन ऑर्डर टू डायग्नोज द केसेस। तो क्लिनिक में अक्सर औकात हमें ये देखना पड़ता है कि अगर किसी को स्किन रैश के साथ कोई पेशेंट आए और उसको फ़ीवर है तो हमें लाजमी तौर पर डेंगू के टेस्ट कराने पड़ते हैं और हमें इसकी पर्टिकुलर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन देखना पड़ता है कि क्या इस इंसान को, इस पेशेंट को डेंगू बुखार तो नहीं है। इसके रैशेज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जिल्द के नीचे जैसे धब्बों का नमूदार होना, रेड स्पॉट्स आ जाना, या फिर छपाकी नुमा जिस्म के ऊपर रैशेज़ बन जाना जैसे धब्बड़, या एक एलर्जी की रैश होती है, उस तरह के रैशेज़ आपको स्किन के ऊपर नज़र आ सकते हैं। तो इस किस्म की अलामात जो हैं ये शो करती हैं कि इंसान को डेंगू बुखार हो गया है। अब जब डेंगू बुखार किसी भी पेशेंट को आपके इतराफ़ में हो जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसको भी मच्छरों से दूर रखा जाए, इसलिए कि उसके जिस्म में जो वायरस सर्कुलेट कर रहा है, अगर मच्छर उसको काटेंगे तो वो सारे के सारे मच्छर इन्फेक्टेड होंगे और वो दूसरे इंसानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन सकते हैं। तो उनको भी मॉस्किटो नेट्स के अंदर रखना बहुत ज़रूरी है, यानी आप मच्छरदानियों का इस्तेमाल करेंगे।
आप मच्छरों को भगाने के लिए जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं क्रीम्स लोशंस की फॉर्म में उनका इस्तेमाल करेंगे। और इस ज़िम्न में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग सेंटेड सोप्स और परफ्यूम्स का इस्तेमाल करते हैं ये सोचते हुए कि जैसे मच्छर हर किस्म की खुशबू से भागता है, तो ऐसा नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला है कि बहुत ज़्यादा किस्मों की परफ्यूम्स ऐसी हैं जो साबुन और हमारे सेंट्स में यूज़ हो रही हैं जिनसे मॉस्किटो रादर अट्रैक्ट होता है। सो आप आजकल ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में जबकि डेंगू बुखार आज अरूज पे है और इसके बहुत सारे एडमिशन्स हम देख रहे हैं और बहुत क्रिटिकली पेशेंट इन्फेक्टेड हैं, तो आजकल आप सेंटेड सोप्स और परफ्यूम्स का इस्तेमाल ना करें। इट इज़ पॉसिबल एंड इट माइट बी द केस कि मॉस्किटोज़ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएँ। अब अगर इस पेशेंट को किसी भी पेशेंट को डेंगू बुखार हो जाए तो क्या चांसेस हैं कि उसको सवेयर डेंगू इन्फेक्शन हो सकता है। तमाम डेंगू इन फीवर से मुतासरा अफराद सीरियस नहीं हो सकते। 1 in 20 केसेस जो हैं वो लीथल हो सकते हैं, यानी जानलेवा हो सकते हैं। अब जानलेवा डेंगू बुखार की अलामात क्या हो सकती हैं जो कि आपको अलर्ट कर दें, जो आपके लिए वार्निंग साइंस हो जाएं कि अगर उस तरह की कोई अलामात हों तो आपको एकदम से ख्याल आना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू गेट डेंजरस नाउ और आपको इसके लिए कोई ख़ास इकदाम उठाने हैं। स्टार्ट में जब डेंगू फीवर हो तो आप घर में रहते रहते पैरासीटामोल, टाइलेनॉल या पैनाडोल इस टाइप की दवाइयाँ ले सकते हैं बुखार और पेन्स के लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि प्लीज़ 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 डिस्प्रिन और ब्रूफिन आप डेंगू बुखार के सस्पेक्टेड केसेस में इस्तेमाल ना करें। और चूंकि आजकल वबा की शक्ल में है एंड यू नेवर नो कि फ़ीवर डेंगू की वजह से है या किसी और वजह से, तो आप किसी भी किस्म के फ़ीवर और पेन्स के लिए ब्रूफिन और डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें। ये इस किस्म की अद्वियात हैं जो आपके खून को पतला करके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का बायस बन सकती हैं। और डेंगू फीवर में ऑलरेडी एक इंसान को रिस्क होता है कि उसका खून पतला हो जाएगा, जगह जगह से उसके बहने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इन दवाइयों से जन्म ले सकती हैं। सो बेटर इज़ टू अवॉइड दीज ड्रग्स और ज़्यादातर आप कोशिश करें पैरासीटामोल, पैनाडोल, टाइलेनॉल, इन नामों से आजकल ये पैरासीटामोल की टैबलेट्स अवेलेबल हैं और इन्हीं के ऊपर आप गुजारा करें। तो हम बात कर रहे थे सीरियस डेंगू फीवर की। जब डेंगू फीवर थोड़ा सीरियस रुख इख्तियार कर लेता है तो इसको हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं, यानी DHF। और ये DHF जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है जिसको हम DSS बोलते हैं। हर इंसान को डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम होने के चांसेस नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता किसी को अगर एक बार डेंगू फीवर हो गया तो दोबारा उसको 4 मुख्तलिफ इक़साम में से किसी भी और किस्म का डेंगू फीवर होने का उतना ही रिस्क है जितना कि बाकी लोगों को। तो अगर दूसरी बार डेंगू इन्फेक्शन हुआ किसी दूसरी टाइप के डेंगू वायरस से तो बहुत ज़्यादा रिस्क है कि इस दफ़ा का डेंगू इन्फेक्शन सीरियस नौइयत का होगा। यानी एक बार जो फर्स्ट टाइम डेंगू फीवर हो, और हो सकता है कि वो अननोटिस्ड चला जाए, यानी आप नोटिस ही ना करें कुछ दिन के लिए, जिस्म में दर्दें, बुखार वगैरह हो और उसके बाद वो ठीक हो जाए आम वायरल इन्फेक्शन की तरह। लेकिन जब सेकेंड टाइम उसके ऊपर किसी दूसरी डेंगू वायरस सीरो टाइप का इन्फेक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ज़्यादा रिस्की, ज़्यादा लीथल, ज़्यादा डेंजरस होगा। अब ये जो डेंजरस टाइप के डेंगू इन्फेक्शंस हैं, डेंगू की टाइप्स हैं जैसे कि डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम, तो इसमें होता ये है कि आपकी खून की नालियाँ जो हैं वो बहुत हद तक छलनी नुमा हो जाती हैं। इनके अंदर से खून के रिसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जिस्म में गर्दिश करने वाला खून और दूसरे फ्लूइड्स जो हैं वो लीक करना शुरू कर देते हैं और जिस्म की वो कैविटीज़ जिनमें ब्लड या पानी या किसी किस्म का फ्लूइड नहीं होता उसमें वो लीक करना शुरू कर देते हैं और खून की नालियों से बाहर आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का ड्रॉप करना, चक्कर आना, एकदम से गनूदगी और जिस्म में बेजान सी कैफियत का महसूस होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इन एडिशन टू दिस, चूँकि डेंगू बुखार में आपके खून के वो खुलिये जो खून को जमाए रखते हैं, जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनकी मिकदार ड्रास्टिकली कम हो जाती है, तो वो भी ब्लड टेस्ट में नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट हो सकता है कि पेशेंट को मसूड़ों में से या जिस्म के दूसरे हिस्सों में से खून बहना शुरू हो जाए और ये एक अलार्मिंग साइन है। इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग का आना बहुत ज़्यादा, पिछले 24 घंटों में अगर आपको 3 बार वॉमिटिंग आई या आपको चक्कर आना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून का निकलना या पखाने में खून महसूस होना, ये सारे वार्निंग साइंस हैं। और वार्निंग साइंस हैं डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम के। यानी इस कंडीशन में अब आप घर स्टे नहीं कर सकते, यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, यू हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल। हो सकता है कि हस्पताल में आपका दाखिला किया जाए, आपको ड्रिप्स लगें, आपको ब्लड भी लग सकता है, लेकिन ब्लड के लिए थोड़ी सी हेजिटेशन होती है और आजकल मेडिकल
डॉक्टर्स अनलेस रियली नीडेड ब्लड की तरफ नहीं जाते। और ब्लड में भी वो ख़ास खुलिये जो आपके डेंगू बुखार में कम होते हैं जैसे कि प्लेटलेट्स, तो उन्हीं की ट्रांसफ्यूजन्स को ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो घर में रहते रहते ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हम डेंगू बुखार के लिए उठा सकते हैं? सबसे पहले नंबर पे ये है कि आप पैरासीटामोल, पैनाडोल, टाइलेनॉल इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, ब्रूफेन डिस्प्रिन का इस्तेमाल ना करें। बेड रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, हामला ख़वातीन हैं, छोटे बच्चे हैं या जो पुरानी बीमारियों का शिकार है, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करें। इसके अलावा तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपको कोई भी अलार्मिंग साइंस, कोई वार्निंग साइंस जैसे कि मैंने अभी बताया वो शो होते हैं, नमूदार होते हैं, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये वो 2-4 चीज़ें हैं जो आप घर में रहते रहते कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका इन्फेक्शन सेटल नहीं होता तो आपको लाजमी तौर पर डॉक्टर से रिजू करना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि वार्निंग साइंस जो हैं वो अक्सर औकात तब नमूदार होते हैं जब आपका बुखार 24 से 48 घंटे पहले ख़त्म हो गया, यानी पेशेंट ख़ास तौर पर उस वक्त रिलैक्सिंग मोड में होता है कि मेरा बुखार अब ठीक हो गया है, नाउ आई एम इम्प्रूविंग, सभी लोग थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं वार्निंग साइंस अगर बुखार शिद्दत अख्तियार कर चुका है। तो वार्निंग साइंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये सोच के कि बुखार नहीं है, ये नमूदार ही बुखार ठीक होने के बाद अक्सर औकात आते हैं। अब हम बात करते हैं इसको प्रिवेंट करने की, यानी कि इसको होने से रोकने की, कि डेंगू बुखार से हम बच कैसे सकते हैं। चूँकि ये एक वबा की शक्ल अख्तियार कर चुका है और ये एक वायरल डिजीज़ है और इसके ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन नहीं है। रिसेंटली हमने देखा कि जब हम कोविड की बातें करते थे, कोविड आया 2 साल के लिए रहा, तो स्टार्ट में इसकी भी कोई वैक्सीन नहीं थी, बाद में वैक्सीन डेवलप होगी। बट डेंगू बुखार की वैक्सीन होना कदरे मुश्किल, तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वबा काफ़ी सालों से हमारे मुल्क में है और तकरीबन हर साल बारिश के मौसम में या उसके बाद जुलाई से अक्टूबर तक, नवंबर तक ये वबा फैल जाती है और इस साल कुछ थोड़ी ज़्यादा ये शिद्दत में आई है। तो इसकी वैक्सीन अभी तक तो दरियाफ्त या इजाद नहीं हुई। अगर कमिंग ईयर्स में ये आती है, कमिंग मंथ्स में आती है, तो इंशाल्लाह वी विल डू नो अबाउट इट। तो चूंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है इससे बचने के लिए, तो हमें करना क्या है, हमने मॉस्कीटोज़ का सोर्स ख़त्म करना है। हमने अपने घर में ऐसी जगह सोचनी है जहाँ पे पानी खड़ा हो सकता है, जैसे कि हमारे गमले की पॉट्स के अंदर, हमारे गमले के नीचे जो प्लेट्स हैं, जो ट्रेज़ हैं, उनके अंदर हो सकता है। पानी के टब्स, बाल्टियाँ, वॉशरूम के अंदर पानी कलेक्ट हो सकता है, या हम भर के रखने के अगर आदी हैं तो उन्हें कवर कर दें। कोशिश यही करें कि उसे डिस्कार्ड कर दें, पानी भर के मत रखें। इसके अलावा जो छोटे छोटे पडल्स, छोटे छोटे तालाब या ट्रेंचेस हमारे घर के इर्द गिर्द कोई खुदाई की सूरत में या बच्चे खेलने के लिए बना देते हैं और उसमें बारिश का पानी कलेक्ट हो सकता है, तो वहाँ से मच्छर पैदा हो सकता है। ये जो डेंगू बुखार का मच्छर है, एडिस इजिप्टा, ये ज़्यादातर साफ़ पानी को पसंद करता है, तो गंदे पानी में ये आमतौर पे नहीं होता। तो साफ़ पानी में चूँकि ये परवरिश पाता है, इसलिए ज़्यादातर ये शहरी इलाकों में भी पाया जाता है। यानी कि ये बुखार आपको देहाती इलाकों में या अनडिवेलप्ड लोगों में नहीं, बल्कि ये डिवेलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, डिवेलप्ड पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ में ज़्यादा नज़र आएगा, अर्बन पॉपुलेशन में। इसके अलावा प्रिवेंशन के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने बच्चों को अर्ली मॉर्निंग में और अर्ली इवनिंग्स में, जैसे ही शाम होना शुरू होती है, तो उस वक्त हम आउटडोर यानी घरों से बाहर ना भेजें, लॉन्स में, पौधों के पास ना भेजें, क्योंकि उस वक्त मच्छर बहुत ज़्यादा मिकदार में बाहर फिर रहा है। घर के अंदर मच्छर को आने से रोकने के लिए आपको विंडो सील्स लगाने पड़ेंगे। विंडोज़ के बीच में जो थोड़ा सी जगह गैप है, वहाँ से मच्छर आ जाते हैं अक्सर, तो वहाँ पर सील्स लगा लें। इसके अलावा बच्चों के ऊपर किसी किस्म के परफ्यूम्स, टैल्कम पाउडर्स वो ना लगाएं, उससे मच्छर अट्रैक्ट हो सकते हैं। पूरी बाजू, पूरा पजामा पहनाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब बच्चे स्कूल भी जाएं तो उनको पूरी बाजू, पूरा पजामा पहना के भेजें, ताकि उनके किसी भी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट के ऊपर मच्छर ना काटें। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि रात को सोने से कबल आप मॉस्कीटो नेट्स का इस्तेमाल करें, यानी मच्छरदानियाँ जो हैं उनका इस्तेमाल करें और उसके अंदर बच्चे, बड़े बूढ़े सभी सोएं ताकि उनको मच्छर ना काटें। डेंगू बुखार के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि चूँकि आजकल ये वबा बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर चुकी है, तकरीबन हमारे इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों में से कुछ ना कुछ लोग इससे अफेक्ट हो चुके हैं, तो एज़ मेडिकल पर्सनल हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जनरल आवाम की आगाही के लिए इस तरह के कंटेंट शेयर करते रहें, ताकि आप इनको सुन के थोड़ा सा अवेयर हो जाएं, आपको आगाही में इजाफा हो और आप ना सिर्फ अपने ख़ानदान की बल्कि अपने से रिलेटेड दूसरे लोगों की भी इस ज़िम्न में हिफाजत के लिए कुछ कर सकें। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा, स्पेशली डेंगू बुखार है क्या, हम इससे बच कैसे सकते हैं, अर्ली अलामात क्या हो सकती हैं, आप घर में रहते रहते इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी हो या आपको किसी और स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी मज़ीद एक्सप्लेन करके। थैंक यू।